अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओवरहेड्स के टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और ओवरहेड्स का सेकंड ये लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है उसको डिस्कस किया कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो मल्टीपल तरह से आ सकता है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो आप पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो आप पर आर कैलकुलेट कर सकते हो। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है तो हर डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और हर चीज की कोई ना कोई रीजन थी, कोई ना कोई लॉजिक थी कि हम कब ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो यूनिट्स की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, कब आवर्स की बेसिस पर करेंगे और कब हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम जो है ना वो ओवरहेड्स में मैंने आपके साथ जो दो डिपार्टमेंट्स आपसे डिस्कस करे थे ना, वो डिस्कस करे थे असेंबली। एक मैंने कहा था कि असेंबली डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट मैंने डिस्कस किया था पैकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है जी। असेंबली और पैकिंग। हमारे पास लेट से एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट है, उस फैक्ट्री में हमारे पास पैकिंग डिपार्टमेंट है। इसके अलावा लेट से हमारे पास एक कैंटीन भी है। इसके अलावा लेट से हमारे पास एक कैंटीन भी है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, असेंबली है, पैकिंग है और कैंटीन है। ठीक है जी। अच्छा, असेंबली डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट और कैंटीन, इन तीनों में से अगर हम असेंबली की और पैकिंग की बात करते हैं ना, तो असेंबली डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट ये दोनों मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स कहलाते हैं। ये दोनों जो है ना वो मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। ठीक है। और जो कैंटीन होता है ये एक सर्विस कॉस्ट सेंटर की एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स वक्त के साथ साथ आएंगी, लेकिन अगर फिल वक्त हम कैंटीन की बात करें तो कैंटीन जो है उसको हम सर्विस कॉस्ट सेंटर कहेंगे और जो असेंबली और पैकिंग है इन दोनों को हम लोग जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहेंगे। अब पहले इन टर्म्स का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के लिए अब मैं पीसीसी और सर्विस कॉस्ट सेंटर्स के लिए मैं एससीसी यूज करूंगा। जब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर की बात करता हूं तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिन डिपार्टमेंट्स में यूनिट मैन्युफैक्चर होगा, जिन डिपार्टमेंट में यूनिट बनेगा, जिन डिपार्टमेंट से यूनिट का या आपके प्रोडक्ट का गुजरना होगा। मिसाल के तौर पर हम टीवी की एग्जांपल लेते हैं। लेट से ये कंपनी जो है ना वो टीवी मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं जो कंपनी टीवी मैन्युफैक्चर करती है, तो हमें ये बात पता है कि भाई टीवी जो है वो असेंबली डिपार्टमेंट में जाकर उसके पुर्जे असेंबल होंगे और फिर पैकिंग डिपार्टमेंट में उसको डब्बे में डाला जाएगा और उसको पैक करा जाएगा। वो कैंटीन जाकर खाना नहीं खाएगा। वो कैंटीन जाकर खाना नहीं खाएगा। टीवी जो है कभी भी कैंटीन में खाना खाने नहीं जाएगा। टीवी के पुर्जे असेंबली डिपार्टमेंट में असेंबल होंगे और फिर टीवी के पुर्जे जो है वो पैकिंग डिपार्टमेंट में, जब वो असेंबल हो जाएगा तो उसको टीवी को पैक किया जाएगा और बिकने के लिए तैयार होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स वो जगहें होती हैं जहां पर मेरी प्रोडक्शन हो रही होती है। और सर्विस कॉस्ट सेंटर वो जगह होती है जो फैक्ट्री को कोई सर्विस देती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैंटीन जो है उसका काम क्या है? कैंटीन का काम ये है कि जो हमारे पास फैक्ट्री है उसमें जो मुख्तलिफ वर्कर्स जो काम कर रहे होंगे वो कैंटीन में जाकर खाना खा सकें। तो हमारे पास इस फैक्ट्री में असेंबली और पैकिंग दो डिपार्टमेंट्स हैं और एक कैंटीन है। असेंबली और पैकिंग या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जिससे आपके मेन प्रोडक्ट का गुजरना हो उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहते हैं। और अगर आपकी फैक्ट्री में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज देता है, उसका काम प्रोडक्शन से रेलेवेंट नहीं है, उसको हम सर्विस कॉस्ट सेंटर कहते हैं। यहां पर मैंने सर्विस कॉस्ट सेंटर की कैंटीन की एक ही मिसाल आप लोगों के सामने रखी है, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं मुख्तलिफ और एग्जाम्पल्स भी इधर ऐड करूंगा। अच्छा, अब अगर लेट से हम ओवरहेड्स की बात करते हैं तो हमने एक रेंट हमारा ओवरहेड है उसकी बात करी, हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, ठीक है, और हमने इनडायरेक्ट लेबर की बात करी। तो चले हम इन तीन ओवरहेड्स को जो है वो लेते हैं और इन तीन ओवरहेड से कुछ और चीजें सीखते हैं। हमें इस वीडियो में जो चीजें या जो टर्म्स मजीद सीखनी है
उसमें से एक टर्म कहलाती है अपोर्शनमेंट, एक टर्म कहलाती है अपोर्शनमेंट, दूसरी टर्म जो हमें सीखनी है वो कहलाती है एलोकेशन, दूसरी टर्म जो हमें सीखनी है वो कहलाती है एलोकेशन, और तीसरी टर्म जो हमें इस वीडियो में सीखनी है वो कहलाती है रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट। तो तीन टर्म्स हैं, अपोर्शनमेंट, एलोकेशन और रीअपोर्शनमेंट। अब हम इस फैक्ट्री की बात करते हैं। लेट से इस फैक्ट्री का टोटल रेंट है 100 रुपए, चीजों को सिंपल रखने के लिए। बिजली का बिल आया है 50 रुपए, और इस फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर जो है ना उनकी तनख्वाहें हैं लेट से हम कह लेते हैं 30 रुपए। ऐसे ही मैं अपनी तरफ से रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं। 100 रुपए रेंट है इस फैक्ट्री का, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 50 रुपए की है, और इनडायरेक्ट लेबर की टोटल तनख्वाह जो है वो 30 रुपए है। एक ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। साथ में आपको जो एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है इन तीन डिपार्टमेंट्स के बारे में, यानी कि असेंबली, पैकिंग और कैंटीन के बारे में। वो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो एरिया है ना, एरिया एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड का क्या मतलब है भाई? जब मैंने फैक्ट्री बनाई होगी तो वो फैक्ट्री पूरी मैंने किराए पर ली होगी, और उस फैक्ट्री के मैंने तीन हिस्से कर दिए, असेंबली, पैकिंग और कैंटीन। एक मैं यहां पर इसका एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लेट से ये पूरी की पूरी फैक्ट्री है, ये पूरी फैक्ट्री मैंने ली किराए पर। इस फैक्ट्री में मैंने जो है ना वो एक बहुत ही बड़ी जगह पर, बहुत ही बड़ी जगह पर मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया, असेंबली। यहाँ पर पुर्जे असेंबल होते हैं और टीवी जो है वो असेंबल हो जाता है। उसके बाद एक और जगह थी, वहां पर टीवी की पैकिंग होती थी, और एक छोटी सी जगह थी जो थी कैंटीन, जहां पर लोग जाकर खाना खाते थे। अब लेट से मैं ये कहता हूं कि जो पूरी फैक्ट्री है ना, पूरी फैक्ट्री, उसके 80% एरिया पर असेंबली डिपार्टमेंट बना हुआ था, पूरी फैक्ट्री के 15% एरिया पर पैकिंग डिपार्टमेंट बना हुआ था, और पूरी फैक्ट्री के 5% एरिया पर कैंटीन बनी हुई थी, क्योंकि कैंटीन कंपैरेटिवली छोटी थी। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑक्यूपाइड 80% एरिया असेंबली डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ, 15% एरिया जो है वो पैकिंग डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ, और बचा हुआ 5% एरिया जो है वो कैंटीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके साथ साथ एक और जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है वो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लेट से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि बिजली के जो यूनिट्स थे, यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेट से असेंबली डिपार्टमेंट जो है ना उसमें 75 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट इस्तेमाल हुए, 20 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के पैकिंग डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हुए, और 5 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के कैंटीन में इस्तेमाल हुए। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि कितने लोग कहां पर काम करते थे। तो लेट से हम एज्यूम कर लेते कि फैक्ट्री में टोटल 6 लोग थे, और 6 में से 3 लोग असेंबली, 2 लोग पैकिंग, और एक बंदा कैंटीन में काम करता था। ठीक है जी, ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब होता यह है कि भाई देखें, जो फैक्ट्री है ना उसका पूरा किराया 100 रुपए है। जो फैक्ट्री है उसका पूरा जो किराया है ना वो 100 रुपए है। हम ये चाहते हैं कि हम हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स का अलहदा हिसाब करें, ताकि हमें पता चले कि असेंबली के कितने ओवरहेड्स हैं, पैकिंग के कितने ओवरहेड्स हैं, और कैंटीन के कितने ओवरहेड्स हैं। इसके लिए करा यह जाता है कि अगर कोई ऐसी कॉस्ट होती है कि जिस तरह से रेंट है, अब रेंट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि जब मैंने ये फैक्ट्री किराए पे ली तो जिससे किराए पे ली उसने बोला देखो भाई 80 रुपए इस जगह का किराया, 15 रुपए तुम जहां पर पैकिंग डिपार्टमेंट बनाओगे उसका किराया, 5 रुपए कैंटीन का किराया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो फैक्ट्री जिससे मैंने किराए पर ली है उसने बोला होगा कि भाई मैं 100 रुपए किराया लूंगा, अब तुम उसमें असेंबली बनाओ, पैकिंग बताओ, कैंटीन बनाओ, कोई और डिपार्टमेंट बनाओ, डिपार्टमेंट ना बनाओ, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। यानी कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसका मुझे टोटल मालूम था, ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसका मुझे टोटल मालूम था, और मुझे किसी रीजनेबल बेसिस पर अगर मुझे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग ओवरहेड्स मालूम करने हैं, अगर मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट के अलहदा 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 ओवरहेड्स मालूम करूं, तो
मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टोटल को इन डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स में बांटने के लिए आपको सवाल में कोई रीजनेबल बेसिस की जरूरत होगी। यहां पर मुझे ये नजर आ रहा है कि रेंट क्योंकि एरिया से रेलेवेंट है, तो जो डिपार्टमेंट ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है वहां पर ज्यादा रेंट, जो एरिया कम रेंट, जो डिपार्टमेंट कम एरिया ऑक्यूपाइड करता है वहां पर कम रेंट बांटू। तो मैं रेंट को जो है ना, रेंट को जो कि एक कॉमन कॉस्ट है और उसके टोटल को मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बांटने जा रहा हूं। टोटल वैल्यू 100 थी, 100 का 80% यानी कि 80 में असेंबली में शामिल कर देता हूं। 100 का 15% यानी कि 15 रुपए में पैकिंग में शामिल कर देता हूं। और 100 का 5%, 100 का 5% यानी कि 5 रुपए, 100 का 5% यानी कि 5 रुपए में कैंटीन में शामिल कर देता हूं। यानी कि मैंने उस 100 रुपए की कॉस्ट के 3 हिस्से कर दिए। और हिस्से किस हिसाब से किए, एरिया ऑक्यूपाइड। क्यों सर, हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल में कौन सी बेसिस यूज करनी है? जब अभी हम पास पेपर्स करेंगे तो उसमें आपको अंदाजा होगा, लेकिन आप सबसे रीजनेबल बेसिस उठाओगे। अब मेरे पास एरिया ऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रिसिटी और नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो जाहिर है जब रेंट की बात हो रही है तो सबसे बेहतरीन तरीका रेंट को बांटने का एरिया ऑक्यूपाइड होगा, क्योंकि रेंट एरिया से लिंक्ड होता है। ये वाला प्रोसेस जिसमें मैं किसी कॉमन कॉस्ट के हिस्से कर रहा होता हूं, मुझे टोटल बिल मिला और मैं खुद खुद उसको तकसीम कर रहा हूं किसी मुनासिब बेसिस पर, इस तरीके को हम कहते हैं अपोर्शनमेंट। इस तरीके को हम कहते हैं अपोर्शनमेंट। तो मैंने यहां पर रेंट की अपोर्शनमेंट करी है, मैंने रेंट की यहां पर अपोर्शनमेंट करी है ऑन बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, ऑन बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। मैंने रेंट को बांटा है, तकसीम किया, अपोर्शन किया है, किस बेसिस पर? एरिया ऑक्यूपाइड की बेसिस पर। इसके बाद आ जाए इलेक्ट्रिसिटी पर। अब इलेक्ट्रिसिटी भी एक बिजली का मीटर लगा हुआ था और टोटल बिल आया 50। अब मैं किस बेसिस पर बांटूंगा? लेट से मैंने सब मीटर्स अपने पास लगाए हुए थे, मैंने टोटल बिल तो 50 भर दिया, लेकिन हर डिपार्टमेंट के बाहर मैंने एक मीटर लगाया हुआ था और मुझे पता चला कि 75 यूनिट जो है वो असेंबली, 20 यूनिट जो है वो पैकिंग और 5 यूनिट जो है ना वो कैंटीन में इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि टोटल टोटल 100 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, टोटल 100 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं और बिल 50 आया है। इसका मतलब ये हो गया कि असेंबली में कितने शामिल करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या अमाउंट असेंबली में शामिल करूंगा। असेंबली में अमाउंट शामिल करने के लिए मैं ये कर सकता हूं कि 50 के 100 हिस्से करे और असेंबली में जाने चाहिए कितने हिस्से, असेंबली में जाने चाहिए 75 हिस्से। ठीक है, 50 रुपए का बिल है, 50 रुपए का बिल है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो एक यूनिट 0.5 रुपीज का है और 75 यूनिट्स के टोटल पैसे बन गए 37.5, 37.5। इसी तरह से मैंने जो है वो ये असेंबली के लिए किया। इसी तरह से मैं पैकिंग के लिए करूंगा। पैकिंग के लिए भी क्या होगा, 50 के मैं 100 हिस्से कर दूंगा यानी कि टोटल से डिवाइड, और फिर रेलेवेंट हिस्सों से यानी कि 20 हिस्सों से मल्टीप्लाई, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, यह आ जाएगा 10 रुपए। इसी तरह से मैं अपने कैंटीन के लिए करूंगा, वापस से 50 के मैं 100 हिस्से करूंगा और 50 के 100 हिस्से कर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 बनता है 2.5 रुपए। तो अगेन मैंने क्या किया है, अगेन मैंने इलेक्ट्रिसिटी को अपोर्शन किया। अपोर्शन करने का मतलब यह है कि कॉमन कॉस्ट के मैंने हिस्से किए हैं किसी रीजनेबल बेसिस को सेलेक्ट कर। तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को भी अपोर्शन किया है, अपोर्शनमेंट। लेकिन यहां पर मैंने बेसिस क्या यूज किया, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ऑन बेसिस ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है जी। देखिए ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें, इसका टोटल मुझे मालूम था, इसका टोटल मुझे मालूम था और मैंने खुद किसी रीजनेबल बेसिस पर इसको ब्रेक किया। अब आ जाते हैं हम इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पर। लेट से इनडायरेक्ट लेबर का टोटल जो बिल है ना, इनडायरेक्ट लेबर का जो टोटल बिल है ना वो 30 रुपए। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर जो है उसका टोटल बिल 30 रुपए है। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं ना, लेट से ये सारे इनडायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट वाले नहीं है। अभी डायरेक्ट वर्कर्स अलग होते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये नंबर ऑफ वर्कर्स, 3 इनडायरेक्ट वर्कर्स असेंबली डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 2 इनडायरेक्ट वर्कर्स पैकिंग डिपार्टमेंट में है, 1 इनडायरेक्ट वर्कर कैंटीन में है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वर्कर में भी डिफरेंस था और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वर्कर्स का डिफरेंस हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये इनडायरेक्ट वर्कर है और हर किसी की तनख्वाह एक बराबर है, हर किसी की तनख्वाह एक जितनी है, हर किसी की तनख्वाह एक बराबर है,
हर किसी की तनख्वाह एक जितनी है। यानी कि जब मैंने इनको काम पे रखा था ना, मुझे पता था कि एक बंदे की तनख्वाह 5 होगी। मुझे ये पर्टिकुलरली पता था कि एक बंदा मुझसे 5 रुपए की तनख्वाह लेता है, पर्टिकुलरली पता था। यानी कि ये जो हमारे पास टोटल 3 2 5 5 1 6 6 लोग काम करते हैं, एक बंदे की अगर तनख्वाह 5 रुपए हो तो 6 लोगों की कितनी बनती है? 30। इसीलिए इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट यहां पर कितनी आई है? 30 आई है। देखें यहां पर और इलेक्ट्रिसिटी और रेंट में फर्क है। इलेक्ट्रिसिटी रेंट ले लेते हैं। रेंट में मुझे टोटल पता था, मुझे जिससे मैंने जगह रेंट पर ली उसने ये नहीं बोला कि तुमने असेंबली डिपार्टमेंट बनाया उसका 80 रुपए किराया, तुमने पैकिंग डिपार्टमेंट बनाया उसका इतना किराया, तुमने कैंटीन बनाया उसका इतना किराया, बल्कि उसने बोला पूरी फैक्ट्री का ये किराया है, पूरी फैक्ट्री का ये किराया है। अब तुम उसको किसी भी बेसिस पर बांटो। अगर तुम्हें हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कैलकुलेट करने, मैं नहीं जानता, तो मैंने खुद ये सोचा कि मैं उसको एरिया ऑक्यूपाइड पर बांट देता हूं। यहां पर इनडायरेक्ट लेबर में मैंने केस थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इनडायरेक्ट लेबर में मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे ऑलरेडी मालूम था कि एक वर्कर के 5 रुपए। लेट से हो सकता है कि सवाल में ये 30 वाली इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो, सवाल में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ हो कि एक मजदूर 5 रुपए तनख्वाह लेता है। यानी कि मुझे स्पेसिफिकली पता था कि एक मजदूर के 5 रुपए हैं। अगर कहीं पर 2 मजदूर होंगे तो 10 रुपए बनेंगे और 3 मजदूर होंगे तो 30 रुपए बनेंगे। मैंने इसको ऐसा नहीं है कि एक टोटल बिल आया था मेरे पास, 30 रुपए का, जिसको मैंने किसी बुनियाद पर बांटा हो। इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी ने मुझे टोटल बिल दे दिया 50 का, मैंने खुद सब मीटर्स लगाए हुए थे। ये ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी के 3 अलग अलग मीटर लगाए थे और उसके 3 अलग अलग बिल आए, नहीं। सब मीटर का मतलब ये होता है कि आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए एक जाती तौर पर कोई मीटर लगा लेते हो, जिससे कैलकुलेशंस खुद करने में आसानी हो जाए कि कहां पर बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो अब मैं इनडायरेक्ट लेबर को अगर इन 3 डिपार्टमेंट्स के बीच में बांटूंगा, तो इनडायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होगी ना, मैं यहां पर इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ये बीच में जो वर्किंग आ गई है, ये बीच की वर्किंग को आप जो है वो सेपरेट ट्रीट करें, ठीक है। और इसको अगर आप सेपरेट ट्रीट करते हैं तो मैं अब जो वर्किंग कर रहा हूं ऊपर से कंटिन्यूएशन में है। इनडायरेक्ट लेबर 3 बंदे असेंबली डिपार्टमेंट में काम करते हैं 5 रुपए के हिसाब से 15, 2 बंदे पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं 5 रुपए के हिसाब से 10, और कैंटीन में एक बंदा काम करता है, उसकी तनख्वाह हो गई 5 रुपए। ये वाला प्रोसेस जो है ना, ये कहलाता है एलोकेशन। अच्छा, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट बारीक सा फर्क है। अपोर्शनमेंट टोटल दिया हुआ हो, कोई कॉमन कॉस्ट हो जिसको मैं किसी मुनासिब बेसिस पर बांटूं। एलोकेशन का मतलब यह है कि मुझे पर्टिकुलरली पता हो कि एक बंदे की तनख्वाह जैसे 5 है, तो कहीं पे 3 लोग काम करते हैं तो 15 बनी, एग्जैक्ट 15 बनी। कहीं पे 2 लोग काम करते हैं तो 5 के हिसाब से 10 बनी। इसकी मजीद एग्जांपल्स आएंगी तो चीजें क्लियर होंगी, लेकिन एलोकेशन के केस में कॉस्ट जो होती है वो स्पेसिफिकली मुझे पता होती है किस जगह की कितनी है। अब अगर मैं इन ओवरहेड्स को ऐड करता हूं, यानी कि हर डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स ढूंढता हूं, तो असेंबली डिपार्टमेंट में 80 37.5 और 15, यानी कि ये टोटल बन जाएगा 132.5। पैकिंग डिपार्टमेंट में 15 10 और 10, ये टोटल बन जाएगा 35। और कैंटीन में 5 2.5 और 5, ये टोटल बन जाएगा 12.5। ठीक है, आपके पास ये 3 डिपार्टमेंट्स का टोटल आ गया। अच्छा, पिछला जो हमने सवाल किया था ना पिछली वीडियो में, उसमें मैंने असेंबली और पैकिंग का टोटल ऑलरेडी 90 और 10 दे दिया था। पिछली वीडियो को रेफर करिएगा। इस वीडियो में आपने पहले वो कैलकुलेशन करी, इस वीडियो में आपने पहले ये मालूम किया कि असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने हैं, पैकिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने हैं और कैंटीन के ओवरहेड्स कितने हैं। ये आपने पहले मालूम किया है। किस तरह से मालूम किया है? कुछ खर्चों को अपोर्शन किया है, कुछ खर्चों की एलोकेशन करी है। अपोर्शन करना यानी कि कॉमन कॉस्ट को किसी रीजनेबल बेसिस पर बांटना, और एलोकेशन करना यानी कि मुझे स्पेसिफिकली पता हो कि भाई इस डिपार्टमेंट का ये वाला खर्चा इतना, इस डिपार्टमेंट का ये वाला खर्चा इतना, एंड सो ऑन। अब जब मैंने ऐसा कर लिया, जब मैंने अपने जो टोटल ओवरहेड से वो कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद एक और प्रोसेस होता है। ये असेंबली डिपार्टमेंट है, ये पैकिंग है और ये कैंटीन है। देखिए, एक तो चीज हमने सीख ली अपोर्शनमेंट, एक चीज सीख ली एलोकेशन। अब रीअपोर्शनमेंट क्या है? ओवरहेड्स
एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स का ही कैलकुलेट किया जाता है। आई रिपीट, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स का ही कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हमारे सवालों में और रियल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स नहीं होते, बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के साथ कुछ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स भी होते हैं। अब लेट से आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में असेंबली में 132.5 का खर्चा हुआ, आपकी फैक्ट्री में पैकिंग में 35 रुपीज का ओवरहेड्स का खर्चा हुआ, आपकी फैक्ट्री में कैंटीन भी शामिल थी जिसमें आपने 12.5 रुपए का खर्चा किया। इफेक्टिवली ये 12.5 रुपए का जो खर्चा है ये भी मुझे इन द एंड इवेंचुअली कस्टमर से कवर करना चाहिए, कस्टमर से इसके पैसे लेने चाहिए। मैं जो कॉस्ट कैलकुलेट करूं किसी भी यूनिट की, उस कॉस्ट में कैंटीन का खर्चा भी शामिल होना चाहिए, ताकि मैं जब प्रॉफिट ऐड कर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करूं तो ये 12.5 रुपए भी मेरे रिकवर हो जाए। तो करा ये जाता है कि जो मेरे पास कैंटीन है, इसके जितने भी ओवरहेड्स हैं इसको, या कोई भी सर्विस कॉस्ट सेंटर हो उसके ओवरहेड्स को निल किया जाता है। यानी कि यहां से हमने 12.5 में से 12.5 माइनस किया ताकि ये 0 पहुंच गया, और इस 12.5 को दूसरे दो जो या दो से ज्यादा जितने भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर आपके पास होंगे उनमें किसी रीजनेबल बुनियाद पर, किसी रीजनेबल बेसिस पर, किसी रीजनेबल हिसाब से इंक्लूड किया जाता है। अब यहां पर 12.5 रुपए कैसे इंक्लूड किए जाएं? देखिए 12.5 रुपए वह है कैंटीन का खर्चा, 12.5 रुपए वह है कैंटीन का खर्चा। कैंटीन का मेन काम क्या होता है? कैंटीन क्यों बनी थी? कैंटीन इसलिए बनी थी क्योंकि मुख्तलिफ वर्कर्स जो है वो वहां पर आकर खाना खाएं। कैंटीन इसलिए बनी थी क्योंकि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ वर्कर्स, लेबर जो है वो वहां पर आकर खाना खाए। अच्छा, अब देखिए फैक्ट्री में इनडायरेक्ट वर्कर्स भी होते हैं, और डायरेक्ट वर्कर्स भी होते हैं। डायरेक्ट वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनडायरेक्ट वर्कर्स जो होते हैं वो सपोर्ट स्टाफ होता है। लेट्स से एक और इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दी हुई है, ऊपर आपके पास इनडायरेक्ट वर्कर्स की इंफॉर्मेशन थी 3, 2 और 1। कैंटीन में तो कोई डायरेक्ट वर्कर नहीं होगा, कोई बंदा बैठकर कैंटीन में खाना खाते खाते टीवी तो नहीं बना रहा होगा। असेंबली और पैकिंग में टीवी बनकर निकलता है जो हमारा प्रोडक्ट है, कैंटीन तो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास कैंटीन डिपार्टमेंट जो है उसमें इनडायरेक्ट वर्कर तो है, डायरेक्ट वर्कर नहीं है। और हमारे पास लेट से के टोटल जो वर्कर्स हैं उसमें से ये असेंबली है, ये पैकिंग है और ये कैंटीन है। लेट से के असेंबली डिपार्टमेंट में 7 और लोग खाना खाते थे, या 7 और लोग काम करते थे जो कि डायरेक्ट वर्कर्स थे। और हम कह देते हैं कि पैकिंग डिपार्टमेंट में टोटल जो है वो 3 और लोग जो है वो काम करते थे। इसका मतलब इस फैक्ट्री के टोटल वर्कर्स कितने थे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस फैक्ट्री के टोटल वर्कर, एक बंदा कैंटीन में काम करता था जो कि खाना पकाता था प्रोबेबली, 10 लोग असेंबली डिपार्टमेंट में काम करते थे और 5 लोग पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। यानी कि इफेक्टिवली ये 12.5 रुपए की जो कॉस्ट है, इफेक्टिवली ये 12.5 रुपए का जो कैंटीन में खर्चा हुआ है, ये 16 लोगों के खाना खाने का खर्चा है। ये 12.5 रुपए 16 लोगों के खाना खाने का खर्चा है। बहरहाल जब हम रीअपोर्शनमेंट करते हैं, यानी कि जब हम किसी सर्विस कॉस्ट सेंटर को निल करते हैं, और यहाँ पर सर्विस कॉस्ट सेंटर कैंटीन है, और कैंटीन में हमें पता है कि 16 लोगों ने खाना खाया होगा, जो शेफ होगा पकाने वाला वो भी खाना खाएगा। लेकिन क्योंकि हमें सर्विस कॉस्ट सेंटर को निल करना है और इसके खर्चों को अपने मेन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में शामिल करना है, तो हम सर्विस कॉस्ट सेंटर के वर्कर्स को इग्नोर करते हैं। और अब हमारे पास जो रेशियो बन गया वो 10:5 का बन गया। यानी कि हम 12.5 रुपए को 15 से डिवाइड कर 15 यानी कि टोटल लोगों से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सबसे पहले 12.5 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, और हम जो है वो 8.333 यहाँ पर शामिल कर देंगे, 8.3333 यहाँ पर शामिल कर देंगे। और फिर हम 12.5 को डिवाइड करेंगे 15 से, 12.5 को डिवाइड करेंगे 15 से, 12.5 को डिवाइड करेंगे 15 से, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम 4.167 जो है वो शामिल कर देंगे अपने पैकिंग में। तो इस हिसाब से हमने अपने सर्विस कॉस्ट सेंटर को निल कर दिया, और असेंबली के जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो बन गए 132.5 प्लस 8.333, यानी कि टोटल 140.833 आ गए। और पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए 35 प्लस 4.1667,
यानी कि टोटल जो है वो 35 प्लस 4.1667 यानी कि टोटल अमाउंट 39.1667 बन गया। यानी कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि अपने कैंटीन डिपार्टमेंट के खर्चों को रीअपोर्शन किया। सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को दूसरे डिपार्टमेंट्स में इंक्लूड करने के प्रोसीजर को रीअपोर्शनमेंट कहते हैं। तो हमने इवेंचुअली आखिर में रीअपोर्शनमेंट करी है। यानी कि हमने इफेक्टिवली करा क्या, हमने पहले जो है वो असेंबली, पैकिंग और कैंटीन में ओवरहेड्स को बांटा। ओवरहेड्स को बांटने के वक्त हमने अपोर्शनमेंट भी करी और हमने एलोकेशन भी करी। जब हमने अपोर्शनमेंट और एलोकेशन कर ली और उसके बाद फिर हमने सर्विस कॉस्ट सेंटर यानी कि जो हमारे पास कैंटीन था उसको नील कर मेन डिपार्टमेंट्स में इंक्लूड किया जो कि असेंबली और पैकिंग थे। फिर लेट से हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 25 घंटे काम हुआ और यहाँ पर 10 घंटे काम हुआ। तो हम अपने पिछले लेक्चर से ये पढ़ चुके हैं कि जब हमें हर डिपार्टमेंट के अलग ओवरहेड्स और हर डिपार्टमेंट के अलग आवर्स दिए हुए हों, हर डिपार्टमेंट के अलग ओवरहेड्स और हर डिपार्टमेंट के अलग आवर्स दिए हुए हों, तो मुझे हर डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना चाहिए। यहां पर वो हो जाएगा 140.83333 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 5.63 और दूसरा हो जाएगा 39.1667 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 3.916 पर आवर। ये 3.916 पर आवर है और ये 5.63 पर आवर है। ठीक है, इस तरह से आप ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कंप्लीट निकालते हो। यहां पर हमने शुरू कहां से किया, हमने पहले खुद ही ओवरहेड्स को बांटा, खुद ही ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। जब ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बाद सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स को हमने इंक्लूड किया असेंबली और पैकिंग में। असेंबली और पैकिंग में इंक्लूड कर फिर उनके आवर से डिवाइड किया और फिर पर आवर रेट कैलकुलेट किया। अच्छा, अब यहां पर और कॉम्प्लेक्स चीजें क्या हो सकती हैं, देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जो है ना उसमें हमने एग्जाम्पल ले ली कि भाई असेंबली है और पैकिंग है। सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। सर्विस कॉस्ट सेंटर में कैंटीन भी हो सकता है जो कि हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में लिया। मेंटेनेंस भी हो सकता है। सर मेंटेनेंस क्यों, देखिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी की मेंटेनेंस करता है। कंपनी की मेंटेनेंस करता है, कंपनी में कोई टूट फूट हो गई तो उसको सही करता है। कंपनी की टूट फूट जो होती है उसको जो है वो मेंटेन करता है, वो सही रखता है चीजों को। कहीं पर कोई रिपेयर की जरूरत है तो वो करता है। तो अगेन वो सर्विस कॉस्ट सेंटर क्यों है, अगेन वो सर्विस कॉस्ट सेंटर, अगेन वो सर्विस कॉस्ट सेंटर इस वजह से है क्योंकि वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज टीवी, वो जाकर उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी बल्कि ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फैक्ट्री को मेंटेन करता है। कहीं पर फैक्ट्री में कोई लीकेज आ जाए, प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रिक का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई और मसला आ जाए उसको सही करता है। अब लेट से मुझे टोटल ओवरहेड जो है ना यानी कि आफ्टर आफ्टर अपोर्शनमेंट और आफ्टर एलोकेशन, आफ्टर अपोर्शनमेंट और आफ्टर एलोकेशन मुझे मालूम है। और लेट से अपोर्शनमेंट और एलोकेशन के बाद इसके असेंबली के 100 रुपए के ओवरहेड्स थे, पैकिंग के 50 रुपए के ओवरहेड्स थे, 20 रुपए के कैंटीन के ओवरहेड्स थे और 10 रुपए के मेंटेनेंस के ओवरहेड्स थे। आपके पास ऐसा सवाल आ सकता है कि जिसमें आपके पास दो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स और दो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हो। इसमें इन सवालों में एक एग्जांपल आसान वाली क्या आ सकती है, लेट्स से एक परसेंटेज दी हुई हो और लिखा हुआ हो कि भाई आपके पास दो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स है, कैंटीन और मेंटेनेंस। ठीक है, और साथ में आपके पास ये लिखा हुआ हो कि फॉर एग्जाम्पल कैंटीन जो है ना, कैंटीन जो है उसमें 4 लोग असेंबली से खाना खाने आते हैं, 4 लोग पैकिंग से खाना खाने आते हैं। एज्यूम कर लो कि कैंटीन में कोई कुकिंग फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई लेबर भी नहीं है। ये मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है। वैसे इन रियलिटी ये जरूरी नहीं है लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कैंटीन में किसी किस्म का कोई लेबर नहीं है, कोई खाना खाने वाला बंदा नहीं है, बस सिर्फ फ्रिज रखा हुआ है, ओवन रखा हुआ है, कॉफी मशीन रखी हुई है, खुद लोग आते हैं, खाना गर्म करते हैं और खा लेते हैं। इसका मतलब कैंटीन में कोई भी काम नहीं करता और लेट से एक बंदा जो है वो मेंटेनेंस से या दो बंदे जो है वो मेंटेनेंस से खाना खाने आते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लेट्स एज्यूम, वैसे आगे और कॉम्प्लेक्स केसेस आएंगे लेकिन लेट्स एज्यूम कि वो कैंटीन की कोई मेंटेनेंस नहीं करता, वो कैंटीन की किसी किस्म की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता और वो अपनी भी कोई मेंटेनेंस नहीं करता। हम एज्यूम कर रहे हैं, बल्कि लेट से पूरे साल में उसने जो है वो
50 घंटे लगाए चीजों की मेंटेनेंस करने के लिए, जिसमें से 30 घंटे असेंबली डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस में लगे और 20 घंटे पैकिंग डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस में लगे। और अब मुझे यह कहा गया कि आप रीअपोर्शनमेंट करें, यानी कि जो सर्विस सेंटर्स की कॉस्ट है उसको निल कर और प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में इंक्लूड करें। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम वक्त के साथ डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल में थीम समझिएगा। एक एक हमारे पास ऐसा सर्विस कॉस्ट सेंटर है, एक हमारे पास ऐसा सर्विस कॉस्ट सेंटर है जिसका नाम कैंटीन है, जो 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स और एक मेंटेनेंस 3 लोगों के लिए काम करता है। और एक हमारे पास ऐसा सर्विस कॉस्ट सेंटर है जो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के लिए ही काम करता है बस। इस केस में क्या होगा? इस केस में पहले आप कैंटीन की अमाउंट को माइनस करोगे, यहां से इसको रीअपोर्शन करोगे। आप बोलोगे कि भाई कैंटीन में जो टोटल 20 रुपए का खर्चा हुआ उसमें 4 + 4 + 2 यानी कि 10 लोगों ने खाना खाया, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 10, एक बंदे के खाने का खर्चा 2 रुपए आया। 20 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 4, ये अमाउंट शामिल कर दोगे 8 रुपए की आप असेंबली में। इसी तरह से 20 डिवाइडेड बाय 10 × 4 यानी कि 8 रुपए की शामिल कर दोगे अमाउंट पैकिंग में। और इसी तरह से 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 4 रुपए की अमाउंट कर दोगे शामिल मेंटेनेंस में। इससे हमारा कैंटीन 0 हो गया और कैंटीन के 20 रुपए में से 8, 8 और 4 इस तरह से तकसीम हो गई। मैंने ये कहा कि इसके अलावा भी अगर वाले सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, करवा दूंगा। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ये वो केस है कि जिसमें कैंटीन 3 लोगों के लिए काम करता था, हमने बांट दिया। फिर हम आए मेंटेनेंस पर। अब मेंटेनेंस के अपने खर्चे 10 थे और कैंटीन से आए हुए खर्चे 4 हैं। 10 और 4, 14 रुपए जो यहां पर हैं। अब ये शामिल करने हैं मुझे, ये जहां जहां काम करता है उनके लिए, ये कैंटीन के लिए तो काम नहीं करता। इसने 14 रुपए का जो खर्चा हुआ इसमें से 50 घंटे काम किया, तो 14 डिवाइडेड बाई 50, 14 डिवाइडेड बाई 50 और 30 घंटे इसने असेंबली के लिए काम किया। 30 घंटे इसने असेंबली के लिए काम किया तो मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कि 8.4 अगर मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की रीअपोर्शनमेंट करूं तो 8.4 यहां जाएगा और 14 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 20, 14 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी कि 5.6 का अमाउंट यहां जाएगा। अब हम अगर देखते हैं तो हमारे क्या सर्विस डिपार्टमेंट्स निल हो गए? जी, ये निल हो गया, 0 हो गया, ये निल हो गया, ये भी 0 हो गया। और हमारे पास असेंबली हो गया 100 + 8 + 8.4 विच इज 116.4 और पैकिंग हो गया 50 + 8 + 5.6 यानी कि 63.6। ठीक है, जो हमारा एम था कि हम अपने सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की रीअपोर्शनमेंट कर उनको प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में शामिल करें, वो हमने कर लिया। एक फाइनल बात मैं इस वीडियो के एंड में, ओवरहेड्स के लेक्चर नंबर 2 के एंड में करूंगा, वो ये है कि अगर आप इन चीजों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये 100 और 50, 150, 120, 170, 170, 10, 180 बन रहा है। और अगर आप इन दो को ऐड करेंगे यानी कि तकसीम के बाद की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 116.4 और 63.6 ये भी 180 यानी कि सेम अमाउंट बनेगा क्योंकि उन्हीं अमाउंट्स को आपने बांटा है। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको मैं एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट समझाऊं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर समझाऊं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मजीद चीजें डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।